नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ये रसायन विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आवर्त सारणी। ठीक है, और हर एग्ज़ाम में इससे कम से कम ही तो 3 मार्क्स टू 4 मार्क्स क्वेश्चन बन ही जाता है। क्योंकि देखिए, पीरियोडिक टेबल अगर आपका पूरा कंप्लीट है तो आपका जो जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन बनेगा वो 3 से 4 मार्क्स 100%, क्योंकि इसमें आपका पूरा सेक्शन क्लियर हो जाता है, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। आप कह सकते हैं कि ये एक ब्रीफ है, प्रोटोकॉल है पूरा रसायन विज्ञान का, क्योंकि यहीं से रसायन विज्ञान का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आवर्त सारणी, तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आवर्त सारणी की जरूरत क्यों हुआ। ठीक है, तो पहले जो थे प्रारंभ में बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे। ठीक है, प्रारंभ में बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे, जिसके कारण इसके गुणों के बारे में जान पाना क्या था, आसान था। लेकिन धीरे धीरे तत्वों का खोज बढ़ते गया और अभी वर्तमान में 118 प्लस तत्व का खोज हो चुका है। ठीक है, 118 प्लस वर्तमान में। तो जैसे जैसे तत्वों का खोज बढ़ते गया, इसके गुण का अध्ययन करने में क्या होने लगा, कठिनाइयां होने लगा। तब विभिन्न वैज्ञानिकों ने समान गुण वाले तत्वों को एक वर्गीकरण करने का प्रयास किया, जिसे हम आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। और इस फील्ड में प्रथम प्रयास लेबोजियर ने किया। ठीक है, लेबोजियर ने धातु अधातु के रूप में किया। धातु अधातु के रूप में वर्गीकरण किसने किया, लेबोजियर ने। लेबोजियर या लेवासिए। और लेबोजियर से एक क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो लेबोजियर को कहा जाता है। और धातु अधातु के रूप में आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसने किया, तो लेबोजियर ने किया। लेकिन इनका ये थ्योरी ज़्यादा दिन तक नहीं कारगर साबित हुआ। बाद में इनका कहानी क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे डोबराइनर का त्रिक नियम या तिर्यक नियम। तो डोबराइनर के त्रिक नियम का आधार क्या था, तो परमाणु द्रव्यमान था। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान था। इन्होंने 3 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया। ठीक है, कितने तत्वों का, 3 तत्वों को। और इन्होंने बतलाया कि जो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये लिथियम है, सोडियम है और ये पोटासियम ले लिए। लिथियम का परमाणु भार 7 होता है, इसका 23 होता है, और पोटासियम का आपको 39 होता है। तो डोबराइनर का त्रिक नियम क्या था, इन्होंने 3 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया और इन्होंने कहा कि बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। जैसे अगर ये बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 है, तो इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के ये औसत होगा, इनका कहना था। तो 39 प्लस 7, औसत कैसे निकालते हैं, टोटल संख्या का जोड़ और बटा टोटल संख्या। 40 और 7 कितना हो गया, 46/2, यानी कितना हो गया, 23 हो गया। तो ये था डोबराइनर का त्रिक नियम। बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार 3 तत्वों को सजाया। और ये डोबराइनर का त्रिक नियम, ये याद रखिएगा, 1829 ईस्वी में दिया था। ठीक है, तो ये डोबराइनर का त्रिक नियम। इसके बाद था न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, ये 1869 ईस्वी में। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था, इनका भी आधार क्या था, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान था। इन्होंने कहा यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए, ठीक है, तो इन्होंने 8 तत्वों का, ठीक है, नियम दिया। तो इनका कहना था कि यदि 8 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए, तो जो पहले तत्व का गुण होता है 8वें तत्व के गुण के समान होता है,
जैसे संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है। ठीक है, इस संगीत का 8 स्वर है तो पहला स्वर और अंतिम 8वां स्वर समान होता है। तो इसी प्रकार न्यूलैंड्स ने भी एक नियम प्रस्तुत किया कि यदि तत्वों को उनको पढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए तो जो पहले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है वो पहले तत्व का जो गुण होता है 8वें तत्व के गुण के समान होता है। जैसे संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है। ये था किसका? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो सबसे पहले धातु अधातु के रूप में लेवोजियर ने वर्गीकृत किया। ठीक है, लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। तिर्यक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो डोबराइनर ने किया। और अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूलैंड्स ने किया। ठीक है, इसके बाद एक रसायन शास्त्री थे लोथर मेयर। ठीक है, लोथर मेयर का परमाण्विक आयतन वक्र, इन्होंने जो है आपको परमाणु द्रव्यमान परमाण्विक आयतन के बीच में एक वक्र खींचा, मतलब कि एक ग्राफ खींचा। ठीक है, और इन्होंने बतलाया कि परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के भौतिक गुण में एक संबंध होता है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान और तत्वों के भौतिक गुण में क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है, ये किसने बताया था? लोथर मेयर ने बताया था। तो ये भी क्वेश्चन सीधा आता है कि परमाण्विक आयतन आवर्त सारणी से संबंधित परमाण्विक आयतन वक्र किसने निर्धारित किया था? तो लोथर मेयर ने किया था। और किसके बीच में ग्राफ खींचा? परमाणु द्रव्यमान और परमाण्विक आयतन। और परमाण्विक आयतन बराबर याद रख सकते हैं, द्रव्यमान बटा क्या होता है? घनत्व होता है। ठीक है, परमाण्विक आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व होता है। तो ये था लोथर मेयर का परमाण्विक आयतन वक्र था। ठीक है, 1869 ईस्वी में। ठीक है, लोथर मेयर का परमाण्विक आयतन वक्र था। ठीक है, 1869 में। ठीक है, चलिए, लोथर मेयर परमाण्विक आयतन वक्र हो गया। इसके बाद आता है मेंडलीफ का आवर्त नियम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सीधा क्वेश्चन, आवर्त नियम का जनक, आवर्त नियम का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मेंडलीफ को कहा जाता है। इनका आधार क्या था? तो इसने जो है लोथर मेयर के परमाण्विक आयतन वक्र के आधार पर ही अपना थ्योरी दिया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। अर्थात कह सकते हैं तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, आवर्त फलन होते हैं। तो ये मेंडलीफ का बताया। मेंडलीफ को आवर्त नियम का जनक कहा जाता है। ठीक है, और भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। सीधा क्वेश्चन कि मेंडलीफ का आवर्त नियम का आधार क्या था? तो आंसर क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ के अनुसार भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इसने देखिए आवर्त सारणी को आवर्त और वर्ग में डिवीजन किया। आवर्त और वर्ग, तो आवर्त और वर्ग क्या होता है? तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है
यानी कह सकते हैं क्षैतिज कतार, क्षैतिज कतार को इन्होंने क्या नाम दिया, आवर्त नाम दिया। ठीक है, जो क्षैतिज रहेगा, और इसकी संख्या कितना बताया इन्होंने, 7। ठीक है, और ये जो उदग्र वर्टिकल लाइन है, ये इसको इन्होंने क्या नाम दिया, वर्ग नाम दिया। ठीक है, और वर्गों की संख्या इनकी कितनी है, 8। ये 8 जो है रोमन अंक 1 से कहाँ तक, 8 तक है, और इन्होंने प्रत्येक वर्ग को 2 उपवर्ग ए और बी में बांटा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो मेंडलीव के आवर्तों की संख्या कितनी है, 7, और वर्गों की संख्या कितनी है, 8, और ये रोमन अंक में है 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग को कितने उपवर्ग में बांटा, ए और बी उपवर्ग में बांटा। तो ये मेंडलीव के आवर्त नियम था। ठीक है, इनका दोष क्या था, मेंडलीव के आवर्त नियम का दोष था कि हाइड्रोजन के स्थान को इन्होंने सुनिश्चित नहीं किया, क्योंकि हाइड्रोजन H+ में भी होता है और H- में भी होता है, तो इसका जो है स्थान पे विवाद है। इसके बाद जो है आपका दूसरा बात है कि समस्थानिक का कोई स्थान निश्चित नहीं है, माने समस्थानिकों का इनके पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, इनके पीरियोडिक टेबल से समस्थानिकों का पता नहीं चलता है। तो ये था आपको मेंडलीव का आवर्त नियम था। तो मेंडलीव का आवर्त नियम, भौतिक एवं रासायनिक गुण, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आवर्तों की संख्या 7, वर्गों की संख्या 8, और कितने वर्ग में बांटा, ए और बी वर्ग में बांटा। हाँ, एक पॉइंट और याद रखिए कि इनके जो आवर्त, पहले आवर्त में संख्या 2 ही क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो 8, तीसरे में कितना, 8, चौथे में 2 8 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। इसको ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा, 2 8 8 18 18 32। तो सीधा अगर क्वेश्चन दे देगा कि आवर्त सारणी में पहले आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है, 2, दूसरे में कितना, 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32 है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको मेंडलीव का आवर्त नियम। तो मेंडलीव का आवर्त नियम एक बार रिकॉल करा देते हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण किसके आवर्त फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के। आवर्तों की संख्या मेंडलीव के आवर्त नियम में 7, वर्ग की संख्या 8, कितने उपवर्ग में बांटा, 2 उपवर्ग, कौन कौन, ए और बी। और आवर्त नियम के जनक या आवर्त नियम के पिता किसे कहा जाता है, तो मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे माना जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है। तो 1913 ईस्वी में आपको हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोसले कब किया, 1913 ईस्वी में। और इन्होंने ऐसा किया एक्स किरण के सहायता से। एक्स किरण के खोजकर्ता कौन था, तो रोंटजेन है। एक्स किरण के खोजकर्ता रोंटजेन। तो इन्होंने क्या किया कि सभी तत्वों पर एक्स किरण से आघात कराया एवं सभी के बारे में जानने का प्रयास किया, उसके गुणों को अध्ययन किया। गुणों के अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये निश्चित किया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या या क्रमांक के आवर्त फलन होता है। अभी तक जितना वैज्ञानिक था सब परमाणु द्रव्यमान आधार बताया था, और मोसले ने क्या बताया कि परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था हेनरी मोसले। इन्होंने देखिए वर्ग 18 और आवर्त की संख्या कितना, 7। और मेंडलीव में याद रखिए ये 8 था, ये 7 था, इसने कुछ नहीं किया, इसके आगे 1 लगा दिया। ठीक है, 1 लगा दिया तो वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक है, अब इसने जो है, तो याद रखिएगा, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हेनरी मोसले किस आधार पर किया, तो आपको एक्स किरण के सहायता, एक्स किरण के खोजकर्ता कौन है, रोंटजेन है। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की संख्या 7 है।
इसने जो है SPDF 4 ब्लॉक में डिवीजन किया। एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ, वर्ग 1 और 2 को एस ब्लॉक कहते हैं। फिर जो है आपको देखिए यहाँ से आपको ऐसे मिलेगा पीरियोडिक टेबल, 3 से 1 से 2 आपको एस ब्लॉक, 3 से 12 तक आपको डी ब्लॉक और 13 से आपको 18 तक पी ब्लॉक और नीचे जो है आपको 14 तत्वों का 2 आपको सीरीज मिलेगा जिसको एफ ब्लॉक कहते हैं और इसको कहते हैं लैंथेनाइट। ठीक है, लैंथेनाइट और इसको कहते हैं एक्टिनाइट्स। तो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक 1 से 2 वर्ग, ठीक है, डी ब्लॉक 3 से 12, पी ब्लॉक 13 से 18 और एफ ब्लॉक नीचे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हम लोग आज एस ब्लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, आखिर एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतिम सबसे पहले तो जानिए एस ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वो मुलायम होता है। ठीक है, मुलायम होता है, ये आयनिक बंधन बनाता है और अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है एस उप कक्षा में प्रवेश करता है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है? एस उप कक्षा में, इसलिए इसे एस ब्लॉक कहा जाता है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 के बीच में होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। तो ये जो होता है एस ब्लॉक के तत्व मुलायम होते हैं, ये आयनिक बंधन बनाते हैं और ये एस उप कक्षा में, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एस उप कक्षा में, इसलिए इसको एस ब्लॉक कहते हैं। और इसका जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? NS1-2 होता है। अब देखिए इस ब्लॉक का तत्व कौन कौन होता है? तो वर्ग 1 और वर्ग 2, तो 1 का याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, हलन करे रब से फरियाद। तो देखिए ह से हो गया हाइड्रोजन, ल से हो गया लिथियम, न से हो गया सोडियम, करे पोटासियम, क रब आरबी रुबिडियम, से सीजियम और फरियाद एफआर, सीजियम और ये फ्रांसीजियम हो गया। तो ये वर्ग 1 को आपको क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं क्षार धातु कहते हैं। ठीक है, क्षार धातु। और ये जो है इसको वर्ग 1 को सभी धातु को क्या किया जाता है? चाकू से काटा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, चाकू से काटा जाने वाला तत्व कौन है? तो वर्ग 1, एस ब्लॉक का वर्ग 1। ज्यादा आपको ये मिलेगा आपको सोडियम और पोटासियम, लेकिन सममुलायम होने के कारण एस ब्लॉक के पहले वर्ग को चाकू से काटा जा सकता है और इसे क्षार धातु कहते हैं। अंग्रेजी में बोलिएगा तो अल्कली मेटल कहते हैं। वर्ग 2 का और ट्रिक याद रखिएगा, हलन करें रब से फरियाद। वर्ग 2 का ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर और बाप रोए। ठीक है, तो बेटा से हो गया BE, मांगे MG, कार CA, स्कूटर SR और बाप BA और रोए ये क्या हो गया? रेडियम। ठीक है, तो ये आपको वर्ग 1 और वर्ग 2 का याद रखने का ट्रिक। सीधा क्वेश्चन आपको आएगा कि इनमें से कौन सी क्षार धातुएं हैं? तो आपको दे देगा ऑप्शन में बेरिलियम, बी में मैग्नीशियम और सी में कैल्शियम और डी में दे देगा पोटासियम। तो क्षार धातु कौन है? के। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वर्ग 2 को मृदा क्षार धातुओं कहते हैं। मृदा क्षार धातुएं कहते हैं। वर्ग 2 को क्या कहते हैं? मृदा क्षार धातुएं कहते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया आपको एलिमेंट हो गया। और वर्ग 1 का संयोजकता 1 होता है और वर्ग 2 का संयोजकता 2 होता है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या भी पूछेगा तो 1 होगा, वर्ग 2 का पूछेगा तो 2 होगा, संयोजकता वर्ग 1 का पूछेगा तो 1 होगा, वर्ग 2 का पूछेगा तो कितना होगा? 2 होगा। अब इसमें कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं इसके तत्व के बारे में। तो सबसे पहले तो जानिए हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन जो होता है सबसे हल्का तत्व होता है। सबसे हल्का तत्व कौन होता है? हाइड्रोजन। और सबसे हल्की धातु कौन होता है? लिथियम।
जबकि अगर सबसे भारी धातु पूछेगा तो ऑस्मियम होता है। और सबसे कम घनत्व वाला अगर पूछेगा तो लिथियम। ध्यान दीजिएगा, सबसे कम घनत्व वाला धातु कौन है? लिथियम। और सबसे अधिक घनत्व वाला धातु कौन है? ऑस्मियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन जो है सूर्य के रासायनिक संरचना में 71% पाया जाता है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3, इसको क्या कहते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। 3 समस्थानिक कौन कौन होता है? हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। और ड्यूटेरियम से जो है भारी जल का निर्माण किया जाता है और भारी जल का सूत्र D2O होता है। और इसका खोज 1932 ईस्वी में किसने किया था? यूरे ने किया था। इसका कभी कभी आपको ये पूछता है कि द्रव्यमान कितना होता है, तो द्रव्यमान होता है 20 ग्राम। और अगर साधारण जल H2O का पूछेगा तो वो कितना होता है? 18 ग्राम। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो D2O। और भारी जल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो भारी जल का इस्तेमाल नाभिकीय रिएक्टर में 2 तरह से होता है। एक होता है विमंदन के रूप में, और दूसरा होता है शीतलक के रूप में। विमंदन कहने का मतलब न्यूट्रॉनों की गति को रोकने के लिए, और शीतलक मतलब कि ठंडा करने के लिए कूलेंट के रूप में होता है। ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के बारे में जानिए, हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहते हैं। अवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन हल्के होते हुए गुब्बारे में नहीं भरा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? विस्फोट करता है। जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा विस्फोट करेगा और जल का निर्माण कर देगा, जिसके कारण जो है आपको गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस नहीं भरा जाता है। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरा जाता है? हीलियम गैस भरी जाती है। लिथियम के बारे में बता दिया आपको, तो लिथियम सबसे हल्का। एक आता है इसमें, देखिए रेडियम के बारे में ध्यान दीजिएगा। तो रेडियम सबसे पहले तो बताइए कि रेडियम का खोज किसने किया? तो रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया। ठीक है, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया। ये अंधेरा में भी चमकता है और ये कैसा दिखता है? तो नमक के समान दिखता है। और रेडियम है क्या? तो एक रेडियो सक्रिय तत्व है। और इससे रेडॉन गैस निकलता है। ठीक है, जब रेडियम का रेडियो विघटन होता है, ठीक है, जब ये आपस में टूटता है तो इससे कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन गैस निकलती है। और रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के उपचार में, रेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। और रेडियम प्राप्त कहाँ से होता है? तो रेडियम जो प्राप्त होता है वो यूरेनियम के अयस्क से प्राप्त होता है। यूरेनियम के अयस्क। और यूरेनियम के अयस्क क्या है? पिंच ब्लेड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो रेडियम से आता है। तो रेडियम का खोज किसने किया? मैडम क्यूरी ने किया। रेडियो कैसा तत्व है? तो रेडियो एक, बताइए, तो रेडियो सक्रिय तत्व है। और इसके रेडियो विघटन से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन। और ये रेडियम प्राप्त कहाँ से होता है? तो यूरेनियम के अयस्क से। ठीक है, और यूरेनियम का अयस्क क्या है? तो पिंच ब्लेड है। और इसका खोजकर्ता कौन था? मैडम क्यूरी। और इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के उपचार में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका आवर्त सारणी का प्रथम पार्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कुछ गलती होगा तो आप कमेंट में हमें सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। और जो यूजर्स नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको साइंस का जो हम सीरीज चला रहे हैं, आप सिर्फ एक बार पढ़ कर देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपसे जनरल कंपटीशन में मिस नहीं होने वाला है। बस आपको सारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आवर्त सारणी पार्ट 2 में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली अक्रिय गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।